हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 11B तक, जो कि पावर टू इशू डायरेक्शन था, वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 11C इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 11C इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया जो बोर्ड है, अगर उसको रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, मतलब ऐसा लगता है कि अब ये सही चीज़ है और इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, तब बोर्ड क्या करेगा, जो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज आर डील्ड इन द मैनर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स में या फिर डेब्ट डिबेंचर्स में या फिर शेयर मार्केट से चीज कनेक्टेड चीज़ों में, अगर कोई डेट्रीमेंटल या ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वेस्टर या फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट को हार्म पहुंचाने के लिए कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया गया है, तब बोर्ड अगर रीजनेबल ग्राउंड देखता है, तब वो क्या करेगा, एट एनी टाइम ऑर्डर इन राइटिंग, एक ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में और डायरेक्ट करेगा एनी पर्सन। और यहाँ एनी पर्सन में जो बात की गई है, हियर इन सेक्शन रिफर टू एज इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, मतलब एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को डायरेक्ट कर रहा है कि आप जाइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स में नहीं। दूसरा ये भी बता दिया कि अगर कोई इंटरमीडियरी या फिर कोई पर्सन जो कि एसोसिएटेड है शेयर मार्केट से, वो वॉयलेट कर रहा है किसी भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशंस को या फिर डायरेक्शंस को, तब ये दोनों ही पॉइंट्स पे जो बोर्ड है वो क्या कर रहा है, एक रिटर्न ऑर्डर पास कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, जाइए आप इन्वेस्टिगेट कीजिए इस चीज़ को लेके। अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जब जाएगी इन्वेस्टिगेट करने, तब क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रिक्वायर एनी इंटरमीडियरी या फिर कोई पर्सन जो कि एसोसिएटेड है शेयर मार्केट से, उसको फर्निश करना होगा इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जाएगी और उसको बोलेगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रही है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, उसको ये देना ही पड़ेगा। कोई बुक्स को प्रोड्यूस करने बोल सकते हैं, रजिस्टर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को या रिकॉर्ड्स को, कि आप ये रिकॉर्ड दिखाइए। और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम और ऑन बिहाफ if furnishing of such information or production of such books or registers or other documents is relevant or necessary for the purpose of investigation, अगर ये रिकॉर्ड रिलेवेंट हैं उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए तो फर्निश करवाएगी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, और ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए एक पेनल्टी भी दी गई है, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हम क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 में बता दिया गया जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, जो क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने इन्फॉर्मेशन फर्निश करवाई थी, जो बुक डॉक्यूमेंट्स या फिर रिकॉर्ड्स को निकलवाया था, उसकी कस्टडी रखेगी कौन, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। कीप इन कस्टडी एनी बुक रजिस्टर और डॉक्यूमेंट को या फिर रिकॉर्ड को अपने कस्टडी में रखेगी, कितने समय के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कितने मंथ के लिए कोई सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ रख सकती है कोई भी रजिस्टर्ड अदर डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को, एंड शैल रिटर्न द सेम to any intermediary or any person associated with the securities market by whom or on whose behalf the books or documents are produced। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जो भी कैप्ट करने का काम होगा, जो भी रिकॉर्ड्स उसने फर्निश किया है उसको रखने का भी काम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी करेगी। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन के 11th जो सी है, उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्लॉज 5। यहाँ पे बोल दिया गया है कोई पर्सन, एनी पर्सन जिसको डायरेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो मतलब क्लॉज 1 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उसको बुलाया गया, तब उसको एग्जामिन किया जाएगा ओथ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, ओथ पे हो रहा है। कोई भी मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय, किसी भी इंटरमीडिएट या फिर एनी पर्सन जो कि एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज मार्केट से, relation to any affairs of his business may administer on oath and for that purpose may require any of those person to appear before it personally। मतलब यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ये पावर दे दिया गया है कि वो किसी भी पर्सन जो कि मैनेजर हो, डायरेक्टर हो या फिर ऑफिसर या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, उसको बुला सकता है पर्सनली और उसको एग्जामिन किया जा सकता है ओथ पे। ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास सबसे बड़ी पावर दी गई क्लॉज 5 के अंतर्गत। अब आते हैं इसी के बाद क्लॉज 5 पढ़ने के बाद हम आते हैं डायरेक्ट क्लॉज 7 में। क्लॉज 7 में बता दिया गया है कि जो भी अभी एग्जामिनेशन हुआ क्लॉज 5 में,
उसको रिटर्न डाउन किया जाएगा इन राइटिंग और रीड ओवर करके सुनाया जाएगा उसको, और साइन लिया जाएगा उस पर्सन का जिसको एग्जामिन किया गया है, और उस रिकॉर्ड को यूज्ड इट एज एविडेंस, उसको एविडेंस अगेंस्ट हिम यूज भी किया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या कोई पर्सन का एग्जामिनेशन उसके अगेंस्ट में एविडेंस के जैसा यूज़ किया जा सकता है। तो यस उसका आंसर है, आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 6 में। क्लॉज 6 में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है या फिर विदाउट रीजनेबल कॉज या फिर रिफ्यूज़ करता है जो क्लॉज 5 में उसको बुलाया गया उसका आंसर करने से, या फिर जो उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने बोला गया था इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, कोई बुक, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने बोला गया था और वो नहीं करता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोली गई थी जो उसकी ड्यूटी थी और वो ऐसा नहीं किया, या फिर उसको अपीयर होने बोला गया था क्लॉज 5 में कि आप आइए और आंसर दीजिए और उसको एग्जामिन किया जाना है और वो नहीं करता ऐसा, या फिर टू साइन द नोट्स जो कि सेक्शन 7 में बोला गया है, सब सेक्शन 7 में, मतलब ये जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें साइन करने से अगर मना कर देता है तब उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर अ टर्म नॉट एक्सटेंड टू 1 ईयर, में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन। फाइन कितना? 1 करोड़ रुपए का। तो अगर कोई भी ऐसा काम जो कि क्लॉज 3 में, 11C क्लॉज 3 या फिर क्लॉज 5 या फिर क्लॉज 7 में अगर कोई ब्रीच कर रहा है तब उसको 1 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एंड ऑल्सो विथ अ फर्दर फाइन ऑफ विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़ पर डे, 5 लाख रुपए एवरी डे के हिसाब से और बढ़ाया जाएगा अगर आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच फेलियर और रिफ्यूज़ल कंटिन्यूज, अगर उसके बाद भी वो कंटिन्यू रिफ्यूज़ करता रहता है तब। तो ये था क्लॉज 6। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 8 में। क्लॉज 8 में बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि कोई बुक, रजिस्टर या फिर अदर डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाना है, मल्टीलेटेड किया जाना है, अल्टर किया जाना है, फॉल्सिफाइड किया जाना है, सीक्रेटेड किया जाना है, तब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? एक एप्लीकेशन लगाएगी। किसको? मजिस्ट्रेट को या फिर जज को ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनको एप्लीकेशन लगाया जाएगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन लगाने के बाद क्लॉज 9 में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन लगाया है उसको मजिस्ट्रेट या फिर जो जज है डेजिग्नेटेड कोर्ट के, वो ऑर्डर पास करेंगे और ऑथराइज करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कि आप एंटर कर सकते हैं विद सच एजिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड द प्लेस और प्लेसेस वेयर सच बुक्स और डॉक्यूमेंट्स वेयर केप्ट। आप कोई भी जगह पे जाके एंटर करके उसकी सर्च कर सकते हैं, या फिर सर्च दैट प्लेस और दोज प्लेसेस इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर, या फिर सीज कर सकते हैं बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को। तो ये था क्लॉज नंबर 9। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 11D। 11D में बताया है सीज एंड डेजिस्ट प्रोसीडिंग। सीज करना या फिर डेजिस्ट करना मतलब रोकना होता है। अगर बोर्ड को लगता है आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड दैट एनी पर्सन हैज़ वॉलेटेड, इंक्वायरी करने के बाद कोई पर्सन लगता है कि कोई पर्सन ने वॉलेट किया है या लाइकली है कि वो वॉलेट करेगा कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशंस को, इस रूल्स को ब्रीच करेगा, इस एक्ट के रूल्स को ब्रीच करेगा या फिर रेगुलेशन को ब्रीच करेगा, तब बोर्ड जो है वो एक ऑर्डर पास करेगी उस पर्सन को रोकने और डेजिस्ट करने के लिए फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वायलेशन। ऐसा वायलेशन ना हो उसको रोकने के लिए एक ऑर्डर पास किया जा रहा है, इसलिए इसको सीजिंग ऑर्डर या फिर डेजिस्ट ऑर्डर भी नाम से बोला जाता है। तो सीजिंग ऑर्डर जब होता है तब उस पर्सन को सीज किया जा रहा है कि आप वो पर्टिकुलर काम नहीं करेगा वो। बोर्ड शेल नॉट पास एनी ऑर्डर ऑफ any listed public company or a public company which intend to get its securities listed on any recognized stock exchange unless the board has reasonable ground to believe that such company has indulged in insider trading or market manipulation। तो कोई भी पब्लिक कंपनी के खिलाफ में ये चीज़ पास नहीं की जाएगी जब तक कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो कि उसने कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर
मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, तब तक उसके खिलाफ में ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।